श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, मम्मी डैडी सुनो ना, पेरेंटिंग परवरिश पार्ट सेकंड। बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे करें? आप चाहे वैसे बना सकते हो। गुण बुद्धि हेरिडिटरी होती है। बगैर पीटे डिसिप्लिन कैसे सिखाए? और बच्चे सेक्सुअल खेल खेले तो क्या करें? इन सवालों का जवाब हम इस सीरीज में ढूंढ रहे हैं। जिन मित्रों ने वो कल का सेशन पूरी तरह से सुना नहीं, कृपया वो सुने। ये विषय बहुत ही महत्व का है। यानी कई साइकोलॉजिस्ट का कहना ऐसा है कि किसी को शादी करनी है तो शादी करने के लिए परमिशन देनी चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे को जन्म देने के पहले उन्होंने आवश्यकता पूरी करने के बाद ही उनको ये परमिशन मिलनी चाहिए। सरकार ने उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो माँ बाप बहुत अच्छे ढंग से अपने बच्चों की परवरिश कर सके, ऐसे ही माँ बाप को बच्चे निर्माण करने की, उनको जन्म देने की परमिशन मिलनी चाहिए। इतना महत्व का ये विषय माना जाता है। पेरेंटिंग क्या होता है? कल हमने देखा कि हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उनको वातावरण उपलब्ध करा दे सकते हैं, लेकिन हम खुद ब्रह्मदेव नहीं बन सकते हैं। हम जैसे चाहे वैसे बच्चों को नहीं बना सकते, उनका भविष्य 100% नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र एंटिटी होते हैं। अपने तरीके से भी वो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। ये मर्यादा भी हमने समझ ली। हेरिडिटरी उनमें गुण आते हैं, बुद्धि आती है, व्यक्तित्व आता है। इसके बारे में हमने बहुत बहस की, बातों को समझ लिया। शारीरिक बातें हेरिडिटरी आती है, लेकिन गुण का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है, व्यक्तित्व का क्षेत्र है, स्वभाव का क्षेत्र है, इमोशंस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हेरिडिटरी नहीं तो संस्कारों के जरिए, वातावरण के जरिए ये चीजें पनपती है, विकसित होती है। ये भी हमने कल बहुत अच्छे ढंग से देखा है। हम जो बच्चों को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इस प्रक्रिया में हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये हम देख रहे हैं। जाने अनजाने में जो संस्कार हमारे वातावरण से, हमारे घर में से, हमारे घर के संस्कारों से होते हैं, या फिर जो संस्कार जानबूझकर हम करना चाहते हैं, उनके परिणाम क्या निकल सकते हैं, ये कल के उदाहरण देकर हमने देखे हैं। मुझे लगता है कि ये जो पेरेंटिंग का विषय है, 4 सेशन चलने वाला है। अगले शनिचर और रविवार को भी ये विषय आपके सामने होगा, और इसलिए कुछ किताबें मैं आपके सामने बोल के जाने वाला हूं, ताकि अगर आपको समय मिले, अवसर मिले, तो आप इन किताबों को देख सको, पढ़ सको। जो मैंने आपसे बात कही है, ये एक छोटा सा किताब है, बाल संगोपन व्यक्तिमत्वाची पायाभरणी, लेकिन मराठी में है। ये किताब आपको शायद उल्टा दिखेगा। इस किताब में बच्चों की परवरिश कैसी करें, इसकी प्राथमिक बातें बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रखी है। ये किताब मैंने ही लिखी है। इस विषय पर काफी किताबें मैंने पढ़ी। जो बढ़िया किताबें हैं उनका ही केवल आपके सामने मैं उल्लेख करने वाला हूं। डॉक्टर हेम गिनॉट, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, इन्हीं का दूसरा किताब है डॉक्टर हेम गिनॉट, बिटवीन पेरेंट एंड टीनेजर। ये 2 किताबें हैं, बहुत सुंदर किताबें हैं। हर अभिभावक ने
पेरेंट ने ये किताबें पढ़नी चाहिए, इस ढंग की किताबें हैं। उन्हीं की एक साथी शिष्या जो उनके वर्कशॉप में केवल इसलिए दाखिल हुई क्योंकि वो मां थी, और बाद में उसे इतना ये विषय महत्व का लगा कि वो हिस्सा बन गई। उसने ये किताब लिखी है, हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। 2 महिलाएं हैं ये, बहुत ही सुंदर किताब है। एडल फेबल और मजलिश नाम की ये 2 महिलाएं। ये बेसिक किताब है, बाकी बहुत किताबों की लिस्ट दी जा सकती है, लेकिन आपका समय और मेरा समय, दोनों का समय उसमें डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन किताबों को पढ़ सको तो बहुत महत्व आपको प्राप्त होगा इन विषयों का। मैं जो कह रहा हूं वो बातें क्यों कह रहा हूं, ये भी आपके ध्यान में बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगी। अभी मित्रों, हम कल देख रहे थे कि बच्चों की परवरिश करते समय हमने क्या क्या करना है, उसके कुछ नियम हम समझ ले रहे। एक बहुत ही महत्व का नियम है कि बच्चों को हमें या ना बोलना पड़ता है या हा बोलना पड़ता है। और अक्सर हम नाना इतना सुनते आए हैं, हमारी निगेटिव लैंग्वेज रही है। हर बात में हम निगेटिव बोलते आए हैं, निगेटिव सुनते आए हैं। हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में जब बात करते थे, हमें परवरिश करते समय, उनकी भी भाषा हमेशा नेगेटिव रहती थी। तो जाने अनजाने में उसका असर हमारे बिहेवियर पर होता है। जब भी बच्चे कोई चीज मांगते हैं, डिमांड करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम फट से उन्हें ना कह देते हैं। ये ना कहना और निगेटिव बोलना दोनों बहुत महत्व की बातें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए। निगेटिव शब्दों का उपयोग हम बच्चों के लिए बहुत करते हैं। गुस्सा आया तो तू नालायक है, मूर्ख है, बुद्धू है, बेअक्ल है, गधा है, ऐसा हम कहेंगे। अब हमें लगता है कि इसके कुछ परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि बाद में आप प्यार करते हो, फिर तारीफ भी करते हो, उसे अच्छा भी कहते हो। एक तो आप ये शब्द हमेशा गुस्से में बोलते हो। गुस्से में जो शब्द आपके मुंह से निकलता है, बच्चों पर आपकी भावनाओं का बहुत परिणाम होता है। आपके आनंद का भी उन पर परिणाम होता है, आपके दुख का उन पर परिणाम होता है, आपके गुस्से का उन पर परिणाम होता है। आपके चेहरे पर से, बॉडी लैंग्वेज पर से वो भावनाएं बहुत जल्दी समझ लेते हैं। जैसे ही आप गुस्सा होते हो, आपका चेहरा गुस्सा होता है, बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा दिखता है, बच्चा अंदर से डर जाता है। डरी अवस्था में वो सुनता है आपकी बात। गुस्से में कहते हो तू नालायक है, तू मूर्ख है, कभी कहते हो बुद्धू है, तू बेअक्ल है, तू तो गधा है। ये शब्द अगर 2-4 बार भी रिपीट हो गए, और खास कर जिनको बहुत मानता है, उसके माता पिता जो उसके लिए डेमीगॉड है, उनके मुंह से ये शब्द सुनने के बाद में ये बहुत अंदर तक चला जाता है, उसके ब्रेन का प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। वही शब्द मुझे बार बार याद आता है, मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं, अपने आप को समझता है। और मैंने पहले भी कहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सीरीज में कि हम जैसा अंदर से अपने आप को समझते हैं, वैसे ही दिन ब दिन हम होते जाते हैं। यह अगर इसके दिमाग में पैठ हो गई इस शब्द की, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, वो अपने आप से कहने लगता है मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं, और दिन ब दिन अपने आप को बुद्धू सिद्ध करने की कोशिश करते रहता है। अब बुद्धू का मतलब जो भी उसको समझ में आएगा उस ढंग से वो बर्ताव करने की कोशिश करेगा। मैं तो बुद्धू हूं भाई।
मैं तो नालायक हूं भाई, मैं तो मूर्ख ही हूं भाई। इन शब्दों का प्रयोग कभी भी बच्चों के लिए नहीं करना है, किसी भी अवस्था में नहीं करना है। आपको कोई भी बात समझानी है, प्यार से समझाइए। आपको ऐसा लगता है कि सुन नहीं रहा है, दृढ़ता से समझाना है, आवाज चढ़ाकर दृढ़ता से बात कीजिए, लेकिन गुस्सा होकर नहीं, शांति से कहिए। ठीक तरह से आपका सजेशन उसके दिमाग तक पहुंचे, ब्रेन तक पहुंचे, इस ढंग से बोलिए। आवाज में वजन देकर बोलिए, थोड़ा आवाज चढ़ाकर बोलिए, लेकिन शब्द निगेटिव नहीं होने चाहिए। अभी मैंने पहले ही कहा कि हम बचपन से सुनते आए हैं, निगेटिव बातें हमारे माता पिता के मुंह से सुनते आए हैं। वे हमारे लिए बहुत नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते थे, वही बात हमारे दिमाग का हिस्सा है। जाने अनजाने हमारे मुंह से ये बातें निकल जाती है। अभी ये बातें गए करीबन 30 सालों से मैं लोगों को बता रहा हूं। कई माएँ आती है मेरे साथ चर्चा करते वक्त, कहती है कि सर हमको सब पता है, बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसा बोलना नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तब कंट्रोल रहता नहीं और ये शब्द मुंह से निकल ही जाते हैं। बात सही है। गुस्सा आने के बाद हमने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस पर हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है वो अपने आप बाहर आती है। शब्द भी ऐसे बाहर आते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बहुत बुरे परिणाम इन व्यक्तियों पर यानी बच्चों पर होते हैं। यह केवल मुझे लगता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट को लगता है, इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब बच्चों के जीवन में कुछ पर्सनालिटी डिफेक्ट्स निर्माण होते हैं, गंभीर समस्याएं निर्माण होती है। ये समस्याएं क्यों निर्माण हुई, कब निर्माण हुई, इसके पीछे का कारण क्या है, ये ढूंढने की कोशिश होती है, जिसको साइको एनालिसिस कहते हैं, मनोविश्लेषण। ये मनोविश्लेषण के जरिए पता चला कि बचपन में संस्कारों में जो ये बातें आती है उनके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इसलिए आप कोई भी पेरेंटिंग पर का किताब उठाइए, साइंटिफिक किताब, उसमें यह बात आपको लिखी मिलेगी। बच्चों के लिए नेगेटिव शब्दों का कभी भी उपयोग ना करें। अब भाई सवाल है, मुंह से तो निकल रहा है, कहें तो आ रही है, तो मैं माओ को समझाने की कोशिश करता हूं कि ठीक है, बचपन से हमको आदत है, हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है ये सब शब्द। बहुत गुस्सा आया, अब मुंह से कह हो रही है, वो शब्द निकल रहे हैं, तो कम से कम बच्चों की तरफ देखकर मत बोलिए। अपने हक का जो हिस्सेदार है, साथी है, जीवन साथी है, उसके तरफ मुंह कीजिए और बोल दीजिए, तू मूर्ख है, तू बुद्धू है, तू नालायक है। पति को समझ में आएगा कि पत्नी को कह हो रही है, वो अपने आप को रोक नहीं रही है, रोक नहीं पा रही है, इसलिए बोल गई है। ये बुद्धू को मैंने सीरियसली नहीं लेना है, नालायक शब्द को सीरियसली नहीं लेना है, मूर्ख शब्द को मुझे सीरियसली नहीं लेना है। वो अपने आप पर परिणाम नहीं होने देगा, समझ लेगा कि ठीक है, पत्नी की अड़चन है, उसके मुंह से निकलने वाला है शब्द, उसने मेरे तरफ देखकर बोल दिया। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ सकते, उन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए इन शब्दों के बारे में हमें बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा। और ये केवल संभव नहीं कि हम केवल बच्चों के सामने नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उनको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बाकी जिंदगी भर नेगेटिव बोलते रहेंगे, नेगेटिव विचार करते रहेंगे, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे, दूसरों के बारे में, दूसरे के चरित्र के बारे में गपशप करते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, और बच्चों के बारे में हमारे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेंगे। ये बहुत कठिन है, मैं कहूंगा असंभव है। इसलिए हमें व्यक्तित्व में ही सुधार करना होगा। अगर हम मां बन रही है, पिताजी बन रहे हैं,
तो हमें व्यक्तित्व में सुधार करना होगा। पॉजिटिविटी हमारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि माता पिता बनने के लिए बहुत पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तो ये शब्द हमें कभी भी बच्चों के लिए नहीं बोलने हैं। उनमें से उनके जीवन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स पैदा हो सकते हैं, कायम हो सकते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का हमें उपयोग नहीं करना है। जिस बच्चे को हम बार बार नालायक है, नालायक है, नालायक है ऐसा कहते हैं, वो अपने आप को अंदर से समझने लगता है मैं नालायक हूं, मैं नालायक हूं, मैं नालायक हूं। और उसे उस समय नालायक शब्द का जो भी मतलब समझ में आता होगा, उस ढंग से वो बर्ताव करने की कोशिश करेगा, उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जैसे अंदर से अपने आप को समझते हैं, वैसे ही दिन ब दिन हम होते जाते हैं। इतनी ये बात महत्व की है, ये हमेशा याद रखिए। इसी के साथ में मैंने आपको कहा कि निगेटिव अपने को लोगों के यानी बच्चों के सामने बोलना नहीं है, उनके लिए निगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना है। उसी के साथ मैंने कहा कि जहां तक बने वहां तक बच्चों को किसी भी चीज के लिए ना ना कहे। हमेशा याद रखो, हाँ कहते वक्त भी विचारपूर्वक अपने हाँ करना चाहिए, और ना कहते वक्त तो 10 बार विचार कर कर ना कहना चाहिए। कई बार हम अनायासा आदत के अनुसार ना कह देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ उदाहरण लेंगे, उनको प्रोत्साहित कीजिए। हमारा हर चीज के बारे में ना ना होता है। बच्चा टीवी को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तुरंत हमारे मुंह से टीवी को हाथ मत लगा, टीवी बिगड़ जाएगा। इसमें से 2 बातें हम पहुंचाते हैं उसके दिमाग तक। पहली बात कि तुमको टीवी हैंडल करना नहीं आता है, तुम बिगाड़ दोगे। और दूसरी बात, टीवी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व का है, मूल्यवान है, तुम इतने मूल्यवान नहीं हो। ये दोनों बातें बुरा परिणाम करने वाली है। अब बच्चे तो घर में टीवी है तो उसको हैंडल करने की कोशिश करने वाले हैं। पर्याय क्या है हमारे पास? घर में टीवी ना रहे, रहे तो बच्चे ठीक ढंग से हैंडल करें, उनको सिखाए। बच्चा अगर रिमोट से टीवी हैंडल करना चाहता है तो रिमोट कैसे ऑपरेट करे समझाए। टीवी के बटनों का यानी डायरेक्ट बटनों का उपयोग कैसे करे उनको समझाए। खुद के सामने करवा ले। जहां शॉक बैठ सकता है, जहां से लाइन आती है, इलेक्ट्रिक लाइन आती है, वहां बच्चे ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसकी आपको बहुत चिंता होती है, वो समझाकर बताइए कि यहां पर शॉक होता है, शॉक लग सकता है, इसलिए यहां तुमने हाथ नहीं लगाना है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह बटन बंद करना है, शुरू करना है। वो बटन कैसे शुरू करना, कैसे बंद करना, उनके सामने बता दीजिए, ताकि उसकी जो उत्सुकता होती है वो भी पूरी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि इजीली शॉक बैठने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो ये बटन कैसे ऑपरेट करना वो भी उनको सिखाइए, समझाइए। ये शब्द नहीं निकलना चाहिए टीवी को हाथ मत लगा, टीवी बिगाड़ेगा। अब बच्चे जब चलना सीखते हैं, थोड़ा बहुत खेलना शुरू करते हैं, आपके बिल्डिंग में गेट है, गेट का एक बड़ा फाटक है, बच्चे उस पर चढ़ते हैं, इधर से उधर मस्त घूमते हैं। फाटक पर मत चढ़, गिरेगा। हो सकता है बच्चा गिरेगा, लेकिन उसे उस ढंग से खेलना है। यह तरीका नहीं होगा। तरीका यह होना चाहिए कि बच्चा वहां खेलना चाहता है, आप खड़े होते हो, किस ढंग से फाटक पर ठीक ढंग से चढ़ना चाहिए, उतरना चाहिए, सुरक्षा का ख्याल कैसा रखना चाहिए, खुद के सामने 2-3 बार करवा लो। और फिर फाटक खराब न हो, इस ढंग से इस पर चढ़ना है, उतरना है,
बाकी लोगों को तकलीफ ना हो, यह भी केयर लेनी है। ये सब बातें उसको ठीक ढंग से समझाइए। अब शायद आपने एक बार समझाने के बाद में नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझाना पड़ेगा, 3 बार समझाना पड़ेगा। माँ बाप परवरिश करते हैं, उसमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। और ये हमेशा ना चिल्लाकर, गुस्सा ना होकर आपको ये कोशिश करनी है। अब बच्चे चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, रास्ते पर जाते हैं, ए रास्ते में मत जा, एक्सीडेंट होगा। चिंता सही है, मां बाप को जो बच्चे की सुरक्षा की चिंता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तू रास्ते में मत जा, एक्सीडेंट होगा, ये उसका जवाब नहीं है। आज नहीं कल उसको रास्ते पे चलना ही है। वो आज रास्ते में जाना चाहता है, तो खुद उसको सुरक्षा पूर्वक कैसे चलना चाहिए, क्या केयर लेनी चाहिए, ये सिखाइए। और जब तक तुम 6 साल के नहीं होते हो, 7 साल के नहीं होते हो, जो भी आपको ठीक उम्र लगती है, तब तक अकेले ऐसे एकदम से रास्ते पर नहीं आना, ये भी समझाइए। किसी ना किसी बड़े व्यक्ति के साथ में ही जाना है। फिर आप अपने घर के मेंबर्स का नाम लेकर कह सकते हो, इनके साथ तुम जा सकते हो, लेकिन अकेले एकदम से नहीं जाना। क्योंकि तुमने कितने भी अच्छे ढंग से चलना सीखा, अच्छे ढंग से तुम चलते हो, सभी नियम अमल में लाते हो, ठीक बाएं तरफ से ही चलते हो, इसके बावजूद बाकी जो लोग चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनकी गारंटी नहीं होती है, वो कैसे भी चलाते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तुमने इस ढंग से ये केयर लेनी है और अकेले बड़े रास्ते पर नहीं आना है। ये भी बातें आपको बार बार समझानी पड़ेगी। तो किसी भी बात के लिए ना ना कहना कितना कठिन है मैं जानता हूं। अब गर्मी के दिन है, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान बहुत महत्व के हैं। तो मां क्या करती है कि जिन कांच का ग्लास का कभी उपयोग नहीं करती, ऐसे खास ग्लास निकालती है, उसमें शरबत उंडेलती है मेहमानों के लिए। ये कांच के ग्लास देखने को नहीं मिलते इस बच्चे को कभी। उसे लगता है कितना सुंदर ग्लास, कितना सुंदर इसमें शरबत दिख रहा है। वो मां को कहता हूं मैं भी ले जाता हूं, मेहमान के लिए शरबत ले जाता हूं। सिंपल बात है। मां को पता है कि कांच का ग्लास बहुत महंगा है, एक भी ग्लास ये ठीक ढंग से ले नहीं पाएगा, ले जा नहीं पाएगा, और इसने अगर गिरा दिया तो ग्लास फूटेगा, महंगा ग्लास है, फिर कांच फैलेगा, शायद इसको उसके कारण कुछ तकलीफ हो सकती है, जख्म हो सकती है। मां की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हर मां की रिएक्शन क्या होगी? मैक्सिमम मां की रिएक्शन होगी दबे आवाज में, हे चुप बस, ग्लास को हाथ मत लगा, फोड़ देगा, फोड़ डालेगा। अब ये कोई रिएक्शन हुई? वो ग्लास उत्साह से ले जाना चाहता है, ये जो उसका उत्साह है, मैं कुछ करना चाहता हूं, उसको प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। अब मां इसमें से पर्याय निकाल सकती है कि नहीं? निकाल सकती है। वो कह सकती है कि ठीक है, मैं तुझे स्टील के ग्लास में शरबत उंडेल कर देती हूं। यह स्टील का ग्लास अगर तू मेहमानों तक शरबत गिराए बगैर ले गया, तो उसके बाद मैं कांच के ग्लास में तुझे शरबत ले जाने के लिए दूंगी। जब बच्चों के सामने अवसर होता है तो मैक्सिमम बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। कुछ बच्चे जिद करेंगे, नहीं मैं ग्लास में ही ले जाऊंगा, कांच के ही ग्लास में ले जाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मान जाएंगे कि पहले स्टील के ग्लास में ले जाऊं, फिर बाद में कांच के ग्लास में ले जाऊं। अगर वो स्टील के ग्लास में शरबत ले गया, मेहमानों तक ठीक ढंग से पहुंचाकर वापस आया,
तो इतनी अपनी छाती फुला कर आता है कि कोलंबस को अमेरिका मिलने के बाद में भी जितना गर्व नहीं महसूस हुआ होगा उतना उसको महसूस होता है, मैंने ठीक ढंग से ग्लास लेकर गया, अब मुझे कांच का ग्लास ले जाने के लिए दे। मित्रों, ये बच्चा बड़ा होने के बाद में इजीली कांच का ग्लास तो हैंडल करने वाला है। वो कांच का ग्लास ठीक ढंग से मेहमानों तक ले जाता है या फिर स्टील का ग्लास ठीक ढंग से ले जाता है, ये बात इतनी महत्व की नहीं है। 2-4 साल बाद तो ये करने ही वाला है। वो महत्व की बात है कि जो चीज वो करना चाहता है वो चीज वो सक्सेसफुली कर पाता है। ये बात बहुत महत्व की है। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने आप पर का कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण कई चीजें करने के लिए वो सक्सेसफुली आगे तैयार होने वाला है। इसलिए उसको प्रोत्साहित करना यह हमारा काम है। इस ढंग से हमें हमेशा अलग अलग मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। अलग अलग प्रसंगों में उसमें से पॉजिटिव वे कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मां को हमेशा लगता है कि बच्चों के जीवन में रिस्क नहीं होनी चाहिए। आचार्य दादा धर्माधिकारी कर एक बहुत बड़े विद्वान गृहस्थ हैं, हमारे गुरु हैं। ये जो हमारे मित्र है, जो भी हम दादा धर्माधिकारी के अपने आप को शिष्य कहते हैं, हमेशा उनकी एक बात हमेशा याद आती है। वो कहते थे कि हर मां को लगता है कि शिवाजी पैदा होना चाहिए। शिवाजी का मतलब शिवाजी राजे, छत्रपति शिवाजी राजे। हर मां को लगता है कि शिवाजी पैदा होना चाहिए। शिवाजी ने बहुत अच्छे ढंग से तलवार का उपयोग करना चाहिए। ये शूर शिवाजी समाज में पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, दूसरों के घर में पैदा होना चाहिए। मेरा बच्चा तलवार चलाएगा और किसी ने मार दिया तो हमें दूसरों के घरों में शिवाजी चाहिए। तो मित्रों, ये जो हमारा एटीट्यूड है माता पिता का, वो बदलना होगा। हमारे जीवन में रिस्क होती है, बच्चों के भी जीवन में रिस्क होने वाली है। रिस्क के बिना जीना असंभव है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना आवश्यक है जीवन में। ये हमको बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा और बचपन से सिखाना पड़ेगा। जो रिस्क होती है उसके साथ में सुरक्षा के जो नियम होते हैं, सुरक्षा के लिए जो केयर हमें लेनी होती है, उसको भी ठीक ढंग से समझाइए। उसको अमल में लाने के लिए ठीक ढंग से आप मार्गदर्शन कीजिए। कुछ चीजें अपने सामने करवा लीजिए, लेकिन उन्हें रिस्क लेने का अवसर दीजिए। बच्चों में रिस्क लेने की क्षमता भी डेवलप करने के लिए अवसर प्रदान करना, यह भी हमारा काम है। यह पेरेंटिंग का एक महत्व का हिस्सा है। आप जीवन के हर दुखों से, जीवन के हर रिस्क से बच्चों को 100% नहीं बचा सकते, और बचाना भी नहीं चाहिए। संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप बच्चों को बचपन में बहुत सुरक्षित ढंग से बढ़ाओगे, तो जब उनको अपने जीवन में आपके बगैर फेस तो करना है, आपके बगैर फेस करने का समय आएगा तो वो फेस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा होगा। इसलिए रिस्क लेने की भी तैयारी करवा लेना, यह भी हमारे पेरेंटिंग का एक हिस्सा है। यह हमने हमेशा याद रखना है। अब मित्रों, हमने तो इजीली किसी चीज को ना नहीं बोलना है, लेकिन ना बोलना तो आवश्यक है। क्योंकि जो बच्चों को हम कभी ना
स्वीकारना नहीं सिखाते, वो भी बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है। जब बच्चे सयाने हो जाते हैं, टीनेज में होते हैं या फिर उससे भी थोड़े बढ़ जाते हैं, 20-22 साल के, 25 साल के, किसी के लड़की के प्रेम में गिरते हैं। लड़की के प्रेम में पड़ने के बाद में अगर उस लड़की ने ना कह दिया, कारण कुछ भी हो, तो इनको इतना गुस्सा आता है कि जो मुझे ना कह रही है वो कैसे क्या जी पाएगी। एक तो उसके चेहरे पर एसिड उंडेल देंगे, या फिर इसको एकदम बदनाम करेंगे, या फिर पूरे पब्लिक के सामने उसकी इज्जत उतारने की कोशिश करेंगे, या फिर सीधा उसके पेट में चाकू घोंप देंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जवान बच्चे, टीनेज बच्चे इस ढंग से बर्ताव करते हैं, तो केवल उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, हमने उनके मां बाप को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारे परवरिश का यह परिणाम है। ना ही हमने उनको स्त्रियों की इज्जत करना सिखाया है, ना ही हमने उनको ना सहन करने की, ना स्वीकारने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया है। यह भी नहीं सिखाया है कि लोगों को ना कहने का अधिकार है, और दूसरों ने जब ना कहा तो यह उनका अधिकार होता है, उसका हमें आदर करना चाहिए। इसके ये परिणाम होते हैं। हर जीत जब हम बच्चे की पूरी करते हैं, अंडर प्रेशर करते हैं, या फिर हमारी क्षमता है इसलिए करते हैं, तो वो भी बहुत बहुत गलत संस्कार हम करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए बच्चों को हम जब हाँ कहते हैं, ना का जब तक सही कारण नहीं है तब तक ना नहीं कहते हैं, इतना काफी है। लेकिन कई सही कारण होते हैं जब हमें ना कहना बहुत आवश्यक होता है। मैंने कहा कि हाँ कहते हुए भी हमेशा सोचकर हाँ कहो, और जब आपको बच्चों को ना कहना है किसी भी चीज के लिए, तो 10 बार सोचकर ना बोलो, और एक बार ना बोलने के बाद ना बोलते वक्त भी चिढ़कर मत बोलिए, शांति से, प्रेम से समझा कर बोलिए। आप ना क्यों कह रहे हो इसका कारण बोलिए, समझाइए। शायद आपको लगेगा कि यह कारण इसको समझेगा नहीं, तो भी समझाइए। और उसके बाद में जब वो आग्रह करता है, जिद करता है, हट करता है, तब उसको प्यार से ही लेकिन दृढ़ आवाज में समझाइए, मैंने ना कहा है, तुमको कारण भी समझा कर बताया है, और तुम अपने पिताजी को या फिर माता को बहुत अच्छे ढंग से जानते हो कि एक बार जब मां ना कहती है, पिताजी ना कहते हैं, तो वो ना ही होता है। तुमने कितनी भी जिद की तो भी उसका रूपांतरण हाँ में नहीं होने वाला है, ये तुम्हें ठीक ढंग से पता है। और ये कहने के बाद में आपने बात को समझाया, क्यों ना कह रहे हो इसके पीछे का कारण भी बताया। इसके बाद में आपको किसी भी तरीके से झुकना नहीं है, और उसका रूपांतरण हाँ में नहीं होना है। यह माता पिता की बहुत बड़ी टेस्ट होती है, और यह कठिन टेस्ट होती है। अब उदाहरण के तौर पर ये मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपने भी कई बार देखा होगा। माँ बाप, बच्चा मार्केट में घूम रहे हैं, आइसक्रीम की दुकान दिखती है, बच्चा पिताजी को बोलता है या फिर माताजी को बोलता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम चाहिए बोलने के बाद में पिताजी कहते हैं कि नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलेगा। समझा कर बताते हैं, भाई अभी भी तुझे सर्दी हुई है, सर्दी होने के बाद में आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है, उससे सर्दी बढ़ने वाली है, इन्फेक्शन बढ़ने वाला है, इसलिए अभी आइसक्रीम नहीं मिलेगा। जब तुम्हारी सर्दी ठीक हो जाएगी उसके बाद में हम आइसक्रीम लाएंगे, घर में लाएंगे, तुम्हारे लिए लाएंगे, तब खाएंगे। या फिर अभी पैसे नहीं है साथ में, इसलिए आइसक्रीम नहीं ले रहे। जो भी कारण होगा, या फिर आइसक्रीम अफोर्ड नहीं करते हो, जो भी सही कारण होगा, झूठा कारण मत बताइए, सही कारण उसको बता दीजिए, और समझाइए कि आइसक्रीम तो नहीं मिलने वाला है।
अब ये बात घर में नहीं है, बाहर है, रास्ते में है। कुछ बच्चे वही टेंट्रम्स शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। जब इन पर सरपट सरपट इधर उधर खिसकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। इर्द गिर्द कुछ भीड़ भी इकट्ठा होती है। अब माँ बाप को इस बात की इतनी शर्म लगती है और वो अंडर प्रेशर बच्चे को आइसक्रीम लेकर देते हैं। या फिर उस अवस्था में भी कुछ माँ बाप अड़िग रहते हैं, नहीं देंगे आइसक्रीम। आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं, वो कह रहे हैं, अरे क्या साहब, वो कोई ताजमहल थोड़ा ही मांग रहा है आपको, बच्चा है छोटा सा यार, आइसक्रीम मांग रहा है, दीजिए ना आइसक्रीम। हमको भी बच्चों को आइसक्रीम देना पड़ता है। आजकल के बच्चे ही ऐसे होते हैं। आपके पास पैसे नहीं है क्या, मैं दूं क्या? ये भी सामने वाला कहता है। शायद वो आपकी पहचान का भी नहीं है, केवल एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं। अभी आपको बहुत शर्म महसूस होती है और आप उसको आइसक्रीम लेकर देते हैं। अभी का प्रसंग तो निकल गया, टल गया ऐसा बोलेंगे, लेकिन बच्चे ने एक नई सीख सीखी है। माँ बाप को ब्लैकमेल कैसा करना, ये बहुत अच्छे ढंग से उसने सीख लिया है। ऐसे बच्चे जिंदगी भर माँ बाप को ब्लैकमेल करते रहते हैं। बचपन में इस ढंग से रो रो कर ब्लैकमेल करेंगे और आगे चलकर अलग ढंग से ब्लैकमेल करेंगे। यहां सही माने में माँ बाप की परीक्षा होती है। यहां आपको अड़िग रहना है, सामने के व्यक्ति को ठीक ढंग से समझाना है कि भाई बच्चों को कैसे संभालना मुझे भी मालूम है। उस पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। उसको समझाइए कि बच्चे को सर्दी है, इस अवस्था में आइसक्रीम खिलाना गलत है। और जैसे बच्चे आपके भी आइसक्रीम मांगते हैं, उनको सिखाना चाहिए कि कब खाना है कब नहीं खाना है। आपको भी सिखाना पड़ेगा, मुझे भी सिखाना पड़ेगा, तो मुझे मदद कीजिए। यानी उनको चिल्लाकर उनकी अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं है। यानी दूसरे व्यक्ति के जिसने कहा है कि भाई हम भी बच्चों को आइसक्रीम से खिलाते हैं, खिलाना पड़ता है आजकल के बच्चों को, अड़िग रहिए। चाहे बच्चे टेंट्रम्स कर रहे हो, रो रहे हो। मैं तो आगे चलकर कहता हूं कि बच्चे यहां तक सीमित नहीं रहते हैं, वो बुखार आ जाता है उनको, फिर भी जिस बात के लिए आपने ना कहा है उसके बारे में अड़िग रहिए। डॉक्टर की मदद लीजिए, बुखार निकालने के लिए जो आवश्यक है वो ट्रीटमेंट दीजिए, और बच्चे को प्यार से समझाते रहिए कि जीवन में ना स्वीकारना भी आवश्यक है। पीछे का कारण जो था वो कारण जो सटीक है, चाहे अपने पास पैसे नहीं ये कारण है, चाहे आइसक्रीम इस कारण से नहीं देना, जो भी आपको सही कारण लगता है वो उसको बार बार समझाते रहिए, लेकिन आइसक्रीम मत दीजिए। अब यहां पर मां और बाप दोनों में एक ही बात बोलने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो यहां पिताजी कह रहे हैं नहीं नहीं, और माताजी बोल रही जाने दो, चुपके से जा बच्चे को आइसक्रीम खिला रही है। या फिर घर आने के बाद में पिताजी का ध्यान नहीं है, ये देखकर आइसक्रीम को ले जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। दोनों में एक वाक्यता होनी चाहिए। हो सकता है कि पिताजी ने जो निर्णय लिया वो माताजी को पसंद ना हो, उस समय नहीं बोलना चाहिए। बाद में दोनों ने बच्चों के सामने नहीं, बच्चे जब सामने नहीं होंगे तब चर्चा करनी चाहिए कि आपने गलत निर्णय लिया था, कोई कारण नहीं था ना कहने का, लेकिन आपने कह दिया इसलिए मुझे सपोर्ट करना आवश्यक था, इसलिए मैंने सपोर्ट किया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कम मेरे तरफ देखकर, मैं हाँ कहना चाहती हूं ना कहना चाहती हूं, ये देखकर आप निर्णय लीजिएगा। दोनों का निर्णय एक चाहिए। नहीं तो कई जोड़ों में ऐसा होता है कि मां कहती है ना तो बाप उसको सपोर्ट करता है, बाप कहता है ना तो फिर चुपके से बच्चों को जिस चीज के लिए ना कहा है मां ने वही चीज बाप परमिशन दे देता है। और फिर बच्चे प्यार पाने के लिए नहीं, जो मां और बाप की प्यार पाने की लालसा है उसको ब्लैकमेल करते हैं।
कि आप नहीं सुन रहे हो ना, चलो मैं बाबा के पास जाऊंगा, डैडी नहीं सुन रहे ना, चलो मैं मां के पास जाऊंगा। वो भी नहीं होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि ठीक है, दोनों में तो ऐसे इस ढंग से एक मत होना पॉसिबल है, चर्चा हो सकती है, तय हो सकता है, लेकिन घर में बाकी भी मेंबर्स होते हैं। जैसे बच्चे रोता रोता घर में आया, पता चला घर के लोगों को कि आइसक्रीम नहीं दे रहे इसलिए रो रहा है, ग्रैंडफादर निकलते हैं, उसको ले जाकर आइसक्रीम खिलाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले घर में एंट्री करते करते आपको घर के लोगों को समझाना होगा कि मैंने उसको आइसक्रीम के लिए नहीं कहा है, ये कारण है, और कृपया आप चुपके से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। इसके बारे में उनके साथ में पहले ही चर्चा हो जानी चाहिए। तो ये ना के बारे में आप बहुत ही अड़िग रहना आवश्यक है, बच्चे के परवरिश के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा हाँ नहीं मिलने वाला है। ना जीवन का हिस्सा है, उसको हमको आसानी से स्वीकारना आना चाहिए। ये अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है। अपनी क्षमता के बाहर कभी भी बच्चों के लिए कुछ नहीं करने का। आप बच्चों पर प्यार नहीं करते हो, इसका मतलब जो आपकी क्षमता है, आपके लिए सहज पॉसिबल है, उतनी ही बातें बच्चों के लिए उपलब्ध कराइए। स्ट्रेट वे कहिए कि अपनी आर्थिक क्षमता नहीं है, मैं जानता हूं कि ये चीज तुम्हें चाहिए, मैं ये जानता हूं कि ये चीज तुम्हें मिले तो बहुत तुम्हें आनंद होगा, और तुम्हें आनंद होगा तो मुझे भी आनंद होगा, लेकिन अपनी क्षमता नहीं है, अपने पास अभी इतने पैसे नहीं है, इसलिए हम इस चीज को नहीं खरीद सकते। फिर वो शायद बच्चा कहेगा कि मेरे क्लास के बाकी चीज लोग हैं, उनके पास तो है। हाँ है, उनके माता पिता की कमाई शायद ज्यादा है, मुझे इस चीज पर पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाकी चीजों का ज्यादा महत्व है, बाकी जो भी इतर चीजें होती है उसके लिए पैसे रखना आवश्यक रखना है, इसलिए मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूं। ठीक ढंग से उसको समझाइए। बच्चों से अपनी व्यावहारिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति छुपाना बहुत गलत बात है। ना अपने गरीबी का रोना बच्चों के सामने रोइए, और ना ही झूठा प्रदर्शन कीजिए। सच्चाई है, सच्चाई के साथ में सामने रखिए। ये बहुत आवश्यक बातें हैं। तो मैंने आपको दो बातें कही कि बच्चों को कभी भी निगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना है, उनके साथ में निगेटिव बोलना नहीं है, और दूसरी बात कही कि जब बच्चों को जहां तक हो सके हम हाँ कहेंगे, लेकिन जहां आवश्यक होगा वहां ना कहेंगे, लेकिन ना कहने के पहले हम 10 बार सोच के ना कहेंगे और उसके कारण के साथ ना कहेंगे। और एक बार ना कहने के बाद में कुछ भी हो जाए तो भी हमारे ना का रूपांतरण हाँ में नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे 2-3 ऐसे इस ढंग के प्रसंग हो गए उनके जीवन में कि वो समझ जाते हैं कि एक बार माँ बाप ने ना कहा तो कभी उसका रूपांतरण हाँ में नहीं होता है। रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, टेंट्रम्स का कोई फ़ायदा होता नहीं है, तमाशा करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, गुस्से का कोई फ़ायदा होता नहीं है। और हमेशा आप हाँ कहते हो, 50-60 बार 70 बार 70% तक हाँ कहते हो, और 30% तक चीज़ों को आप ना कहते हो, तो बच्चों को ये स्वीकारना भी संभव हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं जाती है। अब मित्रों, सबसे बड़ा सवाल आता है और जो बहुत महत्व का है, बच्चों पर हमारा गुस्सा होना। क्या हमें बच्चों पर गुस्सा होने का अधिकार है? हमारे बच्चे हैं, गुस्सा नहीं होगे तो कैसा होगे, डांटना पड़ता है। यह तो हमारी परंपरा चलते आई है, गुस्सा होना पड़ता है, डांटना पड़ता है, इसी ढंग से हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश की है, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल बातें हैं। इसके बिना तो परवरिश ही नहीं हो सकती है। लेकिन मित्रों, यह सच्चाई नहीं है।
मैंने पहले ही कहा कि जब बच्चों को डांटा जाता है, उनके ऊपर गुस्सा हुआ जाता है और आगे चलकर बोलने वाला वो मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके कितने बुरे परिणाम होते हैं, यह साइकोएनालिसिस के जरिए बाहर आया है। और जो मैं आपको बोल रहा हूं, यह केवल काल्पनिक बातें नहीं है। मैंने आपको आज डॉक्टर हेम गिनॉट का नाम बताया, बिटवीन पेरेंट एंड टीनेजर्स, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, 2 किताबों के नाम आपके सामने लिए। ये केवल किताबें नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में 40 साल तक पेरेंटिंग इस विषय पर वर्कशॉप पूरे दुनिया में कंडक्ट किए। मां बाप इस वर्कशॉप में दाखिल होते थे, बाकायदा उसके बाद में बच्चों को इस ढंग से परवरिश करने के परिणाम क्या होते हैं, इसके रिजल्ट वो प्राप्त करते थे। 40 सालों के वर्कशॉप, उसके जरिए आने वाले रिसर्चेस, उसके आधार पर यह मत फाइनल हुआ है। और उसके बाद और 30-40 साल गुजर गए हैं। दुनिया में जहां जहां इन नियमों का उपयोग किया जाता है पेरेंटिंग में, वहां वहां बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। और इसके आधार पर यह सब बातें मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं भी गए 25-30 सालों से सिखा रहा हूं। कई माता पिता संपर्क में रहते हैं, वो उसके रिजल्ट बताते हैं। कई माता पिता ये भी रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं सर, लेकिन जम नहीं रहा है, हमें ही बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जो कोशिश कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं। कठिन है, बच्चों पर गुस्सा नहीं होना है, उनको डांटना नहीं है। मत डांटिए, मत गुस्सा होइए। अब पेरेंटिंग इस विषय पर मैं बहुत जाहिर व्याख्यान करते आया हूं, बड़े पैमाने पर लोग सुनने को आते हैं, हजारों की तादाद में। यह विषय ही बहुत लोगों के लिए सेंसिटिव होता है। अगर ठीक ढंग से ऐड हो गई, उस गांव में ठीक ढंग से पता चल गया, तो हजारों लोग सुनने को आते हैं। और केवल माँ बाप नहीं आते हैं, माँ बाप के साथ में बच्चे भी आते हैं, बच्चों के साथ में ग्रैंडफादर्स और मदर्स भी आती है। और फिर ये जब होता है, मैं कहता हूं जाहिर तरीके से कि किसी भी हालत में बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्यार से ही समझाना चाहिए, दृढ़ता से समझाना चाहिए, लेकिन प्यार से समझाना चाहिए, नेगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना है। ये सब माएँ सुनती है, उनको अच्छा भी लगता है। घर जाने के बाद कई बार ऐसा होता है, कुछ दिन शायद उसका असर रहता है, कोशिश करती है माएँ, 2-4 दिन गुजर गए कि उसके बाद में शायद उसके पेशेंस नहीं टिक पाते और एक झापट रसीद कर देती है। वो बच्चा रोते रोते चिल्ला कर बोलता है, वो काका ने कहा था ना बच्चों को मारना नहीं, तू मार रही है। फिर मां का गुस्सा पूरा काका पर निकल जाता है। वो शाम मानो काका का क्या जाता है, बच्चे संभालने के लिए कितने पेशेंस लगते हैं उनको क्या पता है। मुझे पता है बच्चे संभालने के लिए बहुत पेशेंस लगते हैं। आपको भी पहले से पता था, बच्चे होने के पहले से पता था। आपने बच्चे को इस जिंदगी में पहली बार नहीं देखे हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे थे, आपके घर में भी बच्चे थे। बच्चों को संभालना, हैंडल करना कितने पेशेंस की बात है, आपको पहले से पता था। अब बच्चों ने तो आपसे कोई डिमांड नहीं किया था कि हमको इस जीवन में लाइए, ना ही उन्होंने आपके पास अर्जी की थी कि मम्मी एंड डैडी प्लीज गिव मी एंट्री। आपने तो निर्णय लिया उनको इस दुनिया में लाने का। निर्णय आपका है, नियमों के अनुसार आपको कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को निर्माण करने का निर्णय हमारा है, जन्म देने का निर्णय हमारा है, उनके साइंस के अनुसार उनको डेवलप करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, उसको हम नहीं टाल सकते। ये पेशेंस हमको डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, बगैर डांटकर उनको समझाने की कोशिश करेंगे, आवाज चढ़ाकर बोलेंगे,
बच्चों को आपके आवाज का फर्क बहुत अच्छे ढंग से समझता है। आप कौन सी चीज प्यार से बोल रहे हो, कौन सी चीज ऐसे ही बोल रहे हो, कौन सी चीज दृढ़ता से बोल रहे हो, ये बराबर उनको आपके आवाज में से पता चलता है। उसके लिए डांटने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब मारने का सवाल, पीटने का सवाल, मैं आपको कहता हूं, कोई भी बच्चा हो, उसको अगर बुरी तरह से पीटा जाता है तो वो कभी जिंदगी भर भूलता नहीं है। अगर उसे पीटा जाता है तो जिस व्यक्ति ने उसको पीटा उसके बारे में मन में गुस्सा भरा ही रहता है, वो कभी निकलता नहीं। ये हमेशा याद रखिए। फिर उसके बुरे परिणाम उसके व्यक्तित्व पर जो होने वाले हैं वो तो दूसरी बात है। रिलेशन बिगड़ जाता है, चाहे वो बच्चा और बाप का हो, चाहे वो बच्चा और मां का हो। मां कह सकती है कि मैं तो क्या जिंदगी में जितनी बार मारती हूं उससे ज्यादा तो मैं प्यार करती हूं। इसके बावजूद ये मार के जो प्रसंग होते हैं, पीटने के जो प्रसंग होते हैं, उसका बहुत गहरा बुरा असर होता है। इसलिए पूरे दुनिया में आपको पेरेंटिंग इस विषय पर जो भी साइंटिफिक किताब आप पढ़ोगे, उसमें कहा गया है कि किसी भी हालत में बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अब मित्रों, एक उदाहरण मैं आपके सामने लूं। ये एक्चुअल हुआ हुआ उदाहरण है। नया नया टीवी आया था। आजकल के जो टीवी होते हैं महंगे, उसमें से घर में वो टीवी लाया गया, लगाया गया। 5 साल का बच्चा घर में बॉल खेल रहा है, घर में कोई नहीं था, मां अंदर कुछ काम कर रही थी। घर में कोई टेनिस बॉल था, लेकिन नीचे जो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे कॉर्क बॉल से, तो वो बॉल खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था। और ये बच्चे ने उठाया, बड़े लड़कों से पूछा मैं ले लूं? वो बोले खराब हो गया, तू ले ले। उस दिन वो बॉल लेके आया घर में। अब उसको उस बॉल के साथ खेलने की बहुत इच्छा हो गई और टीवी फूट गया। जैसे ही टीवी फूटने का आवाज आया, मां अंदर से बाहर आने लग गई। तब तक बच्चा इतना डरा हुआ था, उसको पता था कि बहुत महंगा टीवी है, माता पिता ने बहुत दिनों से पैसे जमा कर 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 इस टीवी को लिया है, लेने के बाद में आसपास के लोग भी देखने के लिए आए हैं, ये सब उसको पता है। ये टीवी बहुत महत्व का है, बहुत महंगा है, ये उसको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। वो इतना डर गया, जो कॉट होता है उसके नीचे थोड़ी जगह, उसमें घुसकर ऐसा छुप कर बैठ गया। मां इधर उधर देखने लग गई। एवरेज मां की रिएक्शन क्या होगी यहां पर? जैसे ही वो देखती है कि टीवी फूटा है, वहीं बॉल गिरा है, ये अपने ही बच्चे का काम है, उसको मालूम है। आते ही वो चिल्लाना शुरू करेगी, अरे टीवी फोड़ दिया, क्या नालायक लड़का है, कई बार बोला है या खेलो मत, तो भी खेल रहा है, और कॉर्क बॉल से खेल रहा है, कहां से लाया तूने, क्यों फोड़ा टीवी? और केवल इतना नहीं बोली, कहां छुप के बैठा है, बाहर आ। और वो 2-4 झापड़ उसको मिलते ही रसीद कर देगी, जोर जोर से पीटना शुरू कर देगी, और ऊपर से कहेगी रुक, अभी तेरे पिताजी आएंगे, उनको मैं बताती हूं, वो तो फिर तेरा हाल ही हाल कर देंगे। ये सब तमाशा हर घर में होगा। यहां जो मां थी, थोड़ी अलग मां थी, वर्कशॉप किया हुआ मां थी, जिसने मेरा वर्कशॉप किया था। वो आई, बच्चा एकदम सहमा हुआ है, डरा हुआ है, उसने देखा कॉट के नीचे, उसको बाहर आने के लिए कहा बगैर गुस्से से, लेकिन वो फिर भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं। अब खींचे तो उसका भी बुरा परिणाम हो सकता है, इसलिए उसने हो सके उतना कॉट के अंदर खुद भी घुसने का प्रयास किया। अब दोनों का डिस्टेंस बहुत कम हो गया। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, कहती है मैं जानती हूं मेरे बेटे ने ये टीवी डेलिबरेटली नहीं फोड़ा है,
उसके हाथ से गलती से फूटा है। मैं ये भी जानती हूं कि महंगा टीवी है, इसलिए गलती भी बड़ी है। सब लोग बोलेंगे बहुत बड़ा बुरा काम किया, इसलिए तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, ये भी मुझे पता है। इसलिए हम मिलकर ये निर्णय लेंगे कि इसके बाद ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे, छोटी भी गलती नहीं करेंगे और इस बात को भूल जाएंगे। ये बच्चा खिसक कर उसके गोदी में चला आता है। बस 5 मिनट तक वो वैसे ही रहते हैं, दोनों बार बाहर आते हैं। शाम को लोग आते हैं आसपास के, अरे टीवी कहां गया, टीवी तो फूट गया। बच्चा खुद होकर बोलता है, नहीं मैं खेल रहा था, मेरे हाथ से गलती से बॉल लग गया, वो टीवी फूटा, मेरी गलती है, ऐसी गलती मैं फिर से नहीं करूंगा। शाम को पिताजी आते हैं, थोड़ी देर बाद पिताजी को खुद होकर बोलता है, और वो मां मुझे कहती है, शायद ये प्रसंग के 6-7 माह बाद उसने कहा मुझे कि उसके बाद में मेरे बच्चे के बिहेवियर में इतना परिवर्तन मैंने देखा कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो बहुत जिम्मेदार बन गया। तो मित्रों, कौन से प्रसंग को आप किस ढंग से हैंडल करते हो, इसके ऊपर उसके बहुत परिणाम डिपेंडेंट होते हैं। अब ये अपवादात्मक उदाहरण है, बहुत कम माएँ इस ढंग से इस प्रसंग को हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर हमने तय किया, इसमें से 2 बातें गई बच्चे के सामने कि टीवी से ज्यादा मुझ पर मेरे मां बाप का प्रेम है, और जो आवश्यक है बच्चे को जिम्मेदार बनाना, तो बच्चा तो जिम्मेदार ज्यादा बन गया, क्योंकि उसको उस नुकसान का पूरी तरह से एहसास है, अपने गलती का एहसास है। और इतना सब होने के बाद भी मुझे मेरे पिताजी ने भी नहीं डांटा, मां ने भी नहीं डांटा, इसका भी एहसास है। यानी वो पूरा का पूरा उस बिल्डिंग में चर्चा का विषय हो गया, अरे कैसी मां है, कैसा बाप है, इतना बड़ा टीवी फोड़ दिया, फिर भी डांटा तक नहीं बच्चे को। ऐसे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ये भी कोई लाड़ करने का तरीका है। इस ढंग से बातें होने लग गई, लेकिन बच्चा तो बहुत जिम्मेदार बनते गया। तो मित्रों, इस ढंग से जो बातें होती है, हमेशा याद रखिए, बच्चों को मारे बगैर आप कोई ना कोई हल निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, कोई ना कोई मार्ग निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो। एक बार आपने कोशिश की तो आप खुद ज्यादा अच्छे ढंग से उन मार्गों को ढूंढ पाएंगे। मैं कोई हर प्रसंग के लिए हर उदाहरण तो नहीं दे सकता हूं, कुछ उदाहरण दे सकता हूं, वो देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप जब बच्चों पर चिल्लाते हो, उनको डांटते हो या फिर उनको मारते हो, उसके बहुत बुरे परिणाम उनके व्यक्तित्व पर होते हैं और आपके और उनके रिलेशन में भी होते हैं। और माता पिता का और बच्चों का रिलेशन सबसे ज्यादा महत्व का है, उससे ज्यादा महत्व की कोई भी बात नहीं है। अगर माता पिता और बच्चों में बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा तो उसके बहुत अच्छे डिविडेंड्स पूरे जीवन में दोनों को मिलेंगे। तो ये रिलेशन बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा उसको महत्व दो, बाकी चीजों को कम महत्व दो। अभी चिल्ला कर नहीं बच्चों को बड़ा करना तो कैसा करना, और कुछ प्रसंग उदाहरण आपके सामने लूंगा। समझो आप किसी के यहां मेहमान कर गए हो, और मेहमान कर जाते वक्त आपको पता है कि जिनके आप जा रहे हो बहुत अमीर लोग हैं, शायद पति के बॉस है, उनके यहां उन्होंने फैमिली के साथ में बुलाया है। घर में पहले ही चर्चा हुई, ये छोटे बेटे को, 5 साल के बेटे को ले जाना है नहीं ले जाना है। ये जो चर्चा चली, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि माँ बाप ने तय किया कि बच्चे को ले जाना है, क्योंकि उनका भी बेटा है, वो भी 5-7 साल का ही है,
एज में आसपास के हैं, दोनों में अच्छी मित्रता होगी तो अच्छी बात है। उन्होंने आग्रह से कहा कि पत्नी को भी ले आइए और बेटे को भी ले आइए। अब पहले से उसको माँ ने ठीक ढंग से समझाया है, ये जो है तेरे पिताजी के बॉस है, उनके घर में कोई गड़बड़ी नहीं करने का, गलत व्यवहार नहीं करने का, फिर वो पिताजी पर गुस्सा हो जाएंगे, वगैरह 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 सब बातें समझाइए। सब गए। शुरुआत में बच्चा बहुत अच्छा बिहेव करता, सबको नमस्कार वगैरह करता, जो भी हमने सिखाया उस ढंग से बर्ताव करता है। फिर बाद में साहब की जो मिसेस होती है उसके साथ में बात करने के लिए मम्मी अंदर चले जाती है। पिताजी और बॉस दोनों कुछ बातें करने के लिए थोड़े अलग खड़े हैं और ये बच्चा सोफे पर बैठ रहा है। अभी सोफा बहुत ही सुंदर है, पहले तो शांति से बैठा था, अभी वो थोड़ा उचक उचक कर देखता है। ऐसा सोफा तो अपने घर में है ही नहीं। उचकने के बाद उसमें ध्यान में आता है कि इस सोफे का स्प्रिंग बहुत ही सुंदर है। फिर उस पर पैर खड़े रखकर खड़ा होता है, फिर कूदने लगता है। अब किसी का ध्यान नहीं उसके तरफ, मजा आ रही है उसको, कूद रहा है। इतने में घर की जो मालकिन है, जो इसके मां के साथ बात कर रही थी, वो थोड़ी बाहर झांकती है और उसको दिखता है। उसका एक चेहरा एकदम बदल जाता है, मां के ध्यान में आता है। जैसे ही मां के ध्यान में आएगा तो कोई भी मां के रिएक्शन क्या होगी? बहुत तीव्र रिएक्शन होगी। इतना समझाने के बाद भी बॉस के घर में सोफे पर नाच रहा है, यहां क्या रिएक्शन होनी चाहिए? ये मां आती है, कुछ बोलती नहीं है, उसको पकड़ती है दोनों कंधों पर। ये दोनों कंधों पर पकड़ने के बाद में इस ढंग से पकड़ती है कि उसको महसूस होता है कि पकड़ बहुत ही पक्की पकड़ है। उसको दृढ़ता से उठाती है, नीचे फ्लोर पर रखती है और कहती है, सोफा बैठने के लिए होता है, नाचने के लिए नहीं होता है। तुम्हें नाचना है तो इस फ्लोर पर नाचिए, बस। ना उसको डांटा, ना कुछ बोली, ना कुछ किया। बच्चे ने बराबर हिंट ले ली। ये तरीका होता है। आप चिल्लाते रहे, बोलते रहे, ऐसा न करते हुए डायरेक्ट कृति कीजिए। वो भी मारने की जरूरत नहीं है। ये सोफा बैठने के लिए होता है, नाचने के लिए नहीं होता है। तुम्हें नाचना है तो फ्लोर पर नाचिए। बराबर बच्चे सीखते हैं। ये तरीके हम बहुत ही इफेक्टिवली अमल में ला सकते हैं। तो मित्रों, आप अलग अलग उदाहरण लेकर अपने जीवन में जो भी बच्चों के साथ में आपके बर्ताव के उदाहरण आते हैं, पुराने उदाहरण याद कीजिए। आपने किस ढंग से उनके साथ में रिएक्शन दी है, ये याद कीजिए। दूसरी, पॉजिटिव रिएक्शन क्या हो सकती है, पॉजिटिव हैंडलिंग क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचिए और वो अमल में लाने की कोशिश कीजिए। आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स दिखते रहेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी हालत में बच्चों को डांटना नहीं है, मारना तो नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बच्चों के साथ में नेगेटिव बोलना नहीं है और उनको नेगेटिव शब्दों का उनके लिए उपयोग करना नहीं है, मूर्ख, नालायक जैसे वगैरह। ये बहुत महत्व के नियम है। तो फिर आप में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे, क्यों बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देनी है, पनिशमेंट नहीं देनी? रिवार्ड और पनिशमेंट ये तो जीवन का हिस्सा है और उस पर हमारे बहुत लोगों का बहुत विश्वास भी है। देखिए मित्रों, पनिशमेंट के परिणाम तो अच्छे नहीं होते। ये साइको एनालिसिस से तो इतने लोगों का साइको एनालिसिस किया गया है कि उसके आधार पर हमको पता है। लेकिन जीवन में अगर डिसिप्लिन करना है बच्चों को, उनको डिसिप्लिन सिखानी है, सभ्यता सिखानी है, दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव कैसे करना है ये सिखाना है, तो हमको कभी कभी पनिशमेंट देना भी आवश्यक है, शिक्षा देना भी आवश्यक है। अब ये पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है?
पनिशमेंट का एक नियम हमेशा याद रखो, बच्चों को, अपने बच्चों को परवरिश करते समय ऐसी पनिशमेंट दीजिए जो पनिशमेंट आप वापस ले सको, और वापस लेने के बाद में उस पनिशमेंट के कोई परिणाम बचेंगे नहीं। ऐसी पनिशमेंट दो और ऐसी पनिशमेंट ढूंढो। अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा। मां बच्चे को लेकर मॉल में गई है। अब मॉल में तो खुला घूमने की छूट होती है, हर चीज को हाथ लगा सकते हैं। पहले उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है कि मॉल में सब सामान खुला होता है, हम हर चीज को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज इधर उधर करने की नहीं है, गिराने की नहीं है। इसके बावजूद बच्चे के साथ में आप मॉल में गए। आप तो मॉल में घूमने के लिए नहीं गए हैं, कुछ खरीदने के लिए गए हैं, कुछ सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हो, और बच्चा इधर उधर घूम रहा है, कुछ ये उठा रहा है, वो उठा रहा है, इधर डाल रहा है, उधर डाल रहा है। जो भी नौकर होते हैं मॉल के, वो दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। माँ को कह रहे हैं संभालिए भाई, क्या करे अभी इसका। अब उनको भी इतनी तो बात समझती है कि बच्चों को मार नहीं सकते अवस्था में, इसलिए वो भी क्या करे उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में मां ने क्या करना चाहिए? मां जाती है, फट से उसका हाथ पकड़ती है, कहती है चलो घर चलेंगे। वो कहता है हमने सामान खरीदने के लिए आए ना। हाँ, खरीद रहे थे, मैंने आधा सामान तो सिलेक्ट भी किया है। फिर नहीं, अब कैसे खरीद सकती हूं मैंने तुमको इतना समझाया था कि मॉल में आकर ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है। तुमने गड़बड़ी की, सब नौकर इकट्ठा हो गए उनके, तो तुम्हें मॉल में कैसे बर्ताव करना इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे यहां से सामान खरीद सकती हूं? इसलिए मैं आज सामान नहीं खरीदने वाली हूं। और ऐसा बोलकर सीधा उसको लेकर घर चली आती है, मारती नहीं, पीटती नहीं, डांटती नहीं, कुछ नहीं। दूसरे दिन वो मॉल जाने के लिए तैयारी करती है। केवल तैयारी नहीं करती, सबको बताती है मैं मॉल में जा रही हूं सामान खरीदने के लिए। अब बच्चा बोलता है मैं भी आ रहा हूं तेरे साथ। मां कहती है नहीं, जिसको वहां कैसे बर्ताव करना इसकी जानकारी नहीं है, बताने के बावजूद वो वहां जाकर मिसबिहेव करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं मॉल में साथ में लेकर नहीं जा सकती। फिर बच्चा कहता है नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, आज बिल्कुल मैं नहीं करूंगा, आज बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बर्ताव मैं करूंगा, एक अच्छे लड़के जैसा मैं व्यवहार करूंगा। अब वो कमिट कर रहा है, अब वो सुधारने के लिए तैयार है। अब मां को लगेगा, क्योंकि मां तो बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से, उसको लगेगा जाने दो, इतना आग्रह कर रहा है, बार बार बोल रहा है, माफी भी मांग रहा है, सुधारने के लिए वचन भी दे रहा है, प्रॉमिस भी दे रहा है, तो चलो इसको माफ कर दे। शिक्षा देनी चाहिए, आवश्यक है, सीखने के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसी शिक्षा दो, ऐसी पनिशमेंट दो कि जो वापस ले सको। अब मां उससे दृढ़ता से कहती है कि तू जो कह रहा है वो बात बिल्कुल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत आनंद हुआ, तूने अपनी गलती मानी, इसका मुझे आनंद हुआ, फिर से इस ढंग से मिसबिहेव तू नहीं करेगा ऐसा तूने कहा है, इसका भी मुझे बहुत आनंद हुआ, तू जो प्रॉमिस मुझे दे रहा है इस पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आज मैं तुझे नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि कल मैं गई थी, इतना समय मेरा बर्बाद हुआ, मुझे सामान न लेते हुए तेरे कारण वापस आना पड़ा। मैं इसके बाद, आज के बाद जब जाऊंगी तब तुझे अवश्य ले जाऊंगी। और वो उस दिन उसको नहीं ले जाती। बच्चे को सबक मिलता है, अगर मैं बुरा बर्ताव करता हूं तो उसकी मुझे पनिशमेंट होती है। फिर जब भी वो जाएगी उसके बाद में, तब बच्चे को पूछेगी चलेगा मेरे साथ, तूने मुझे प्रॉमिस किया वैसा बर्ताव करेगा, और उसको ले जाएगी।
इस ढंग से आप अलग अलग पनिशमेंट, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में सोच सकते हो, ढूंढ सकते हो, और देने के लिए वो पनिशमेंट कैसे अमल में लाए इसके लिए मार्ग सोच सकते हो। इससे बड़ी पनिशमेंट हो सकती है क्या? हो सकती है। बच्चों को पीटे बगैर उनकी परवरिश हो सकती है क्या? हो सकती है। सैकड़ों नहीं, हजारों माओं ने इस ढंग से अपने बच्चों की परवरिश की है। उनको गुस्सा हुए बगैर भी उनको पनिशमेंट दी जा सकती है क्या? हो, दी जा सकती है। मां के हाथ में बहुत बड़ा हथियार होता है पनिशमेंट का, क्योंकि मां का बच्चे पर बहुत प्रेम होता है और बच्चे का भी मां पर बहुत प्रेम होता है। बाप के भी हाथ में यह हथियार होता है, लेकिन मां के हाथ में बहुत ज्यादा ताकतवान हथियार होता है। और वो क्या है, ये कल हम देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।